हेलो एंड वेलकम टू द न्यू सेशन ऑफ इंक इंडिया, जहां पे हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं अपना एक नया टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम कलेक्शन नंबर 2, जिसमें बेसिकली हम लोग आज पढ़ेंगे क्वांटम नंबर्स के बारे में। ठीक है, अब ये क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं? ठीक है, क्वांटम नंबर्स को बेसिकली अगर देखा जाए, ठीक है, तो इन्हें हम कह सकते हैं कि दिस इज नोन एज द एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इसको हम क्या कह सकते हैं? इसे हम कह सकते हैं दिस इज द एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये एड्रेस क्या है? व्हाट इज एड्रेस? जैसे सपोज करो कि मैं कहता हूँ, ठीक है, मैं कहता हूँ या फिर आप ही को, आपको अगर मेरा एड्रेस पता करना हो, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? मेरा कंट्री जानना पड़ेगा। कंट्री जानने के बाद मेरा स्टेट जानना पड़ेगा। स्टेट जानने के बाद आपको मेरा सिटी जानना पड़ेगा। सिटी जानने के बाद भी उस सिटी में भी बहुत सारे ऐसे जो है टाउन एरियाज होंगे जिसको आप सर्च करेंगे। उसके बाद फिर फाइनली जाके आप मेरा रूम सर्च करेंगे या फिर जो है मेरा हाउस सर्च करेंगे, मेरा होम सर्च करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद अल्टीमेटली फाइनली जाके आप क्या होगा, आप हमारे पास पहुंच पाएंगे। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन को भी सर्च करने के लिए हमें कुछ एड्रेसेस की जरूरत पड़ती है, कुछ सिटीज, कुछ जो है क्या बोलते हैं स्टेट्स की, कुछ कंट्रीज की। ये सारी चीजें जो है उस तरीके से इलेक्ट्रॉन के लिए भी होती हैं। ठीक है, जिनको हम कहते हैं क्वांटम नंबर्स, जिनको हम क्या कहते हैं? क्वांटम नंबर्स के नाम से भी डोनेट करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, अब सपोज करो कि भाई मैंने तुमसे कहा कि क्वांटम नंबर क्या है। क्वांटम नंबर क्या है? ठीक है, क्वांटम नंबर क्या है? तो अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें तो क्वांटम नंबर का डेफिनेशन हो जाएगा कि दिस इज अ सेट ऑफ फोर नंबर्स। दिस इज अ सेट ऑफ फोर नंबर्स, ठीक है, which gives the position or the address of an electron around the nucleus, यानी कि किसी भी न्यूक्लियस के अराउंड जो हमारा इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन हमारा रिवॉल्व कर रहा है, उस रिवॉल्व कर रहे इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम कोई पोजीशन बताते हैं, ठीक है, किसी की पोजीशन बताते हैं और वो भी कुछ क्वांटम नंबर्स की मदद से, कुछ पॉइंट्स से, ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? क्वांटम नंबर्स कहते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास जो क्वांटम नंबर्स होते हैं, बेसिकली हमारे पास चार तरह के क्वांटम नंबर्स हैं जो हमको केमिस्ट्री में पढ़नी है। ठीक है, कौन कौन से क्वांटम नंबर्स हैं? देखिए, सबसे पहला क्वांटम नंबर जिसके बारे में मुझे पढ़ना है वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, सेकंड है एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, थर्ड वन है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। थर्ड क्या हमारा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और जो फोर्थ है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, फोर्थ क्या हमारा? स्पिन क्वांटम नंबर। तो टोटल बेसिकली हम लोग चार क्वांटम नंबर्स के बारे में आज पढ़ने वाले हैं, जिसकी वजह से, जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, हम जो है अपने इलेक्ट्रॉन की पोजीशन किसी भी न्यूक्लियस के अराउंड हम बता सकते हैं। ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन हम न्यूक्लियस के अराउंड बता सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब वन बाय वन करके सारे क्वांटम नंबर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे हम। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहला क्वांटम नंबर जो है वो है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है ये जानते हैं। तो सबसे पहले तो ये जानो कि इसको डिनोट किससे करते हैं? हम एक स्मॉल n से इसको डिनोट करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। ठीक है, बेसिकली आपको पता है कि ये जो हमारा न्यूक्लियस होता है, ठीक है, इस न्यूक्लियस के राउंड ऑर्बिट होते हैं, ऑर्बिट नंबर 1, ऑर्बिट नंबर 2, ये तो आप लोग क्लास 9, 10 से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो ऑर्बिट्स होते हैं, ऑर्बिट नंबर 1, ऑर्बिट नंबर 2, ऑर्बिट नंबर 3, ऑर्बिट नंबर 4, इसको अब थोड़ा सा हाई लेवल पे ले जाके हम पढ़ेंगे, तो इसको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से डिनोट करते हैं। किससे सिंबलाइज करेंगे हम इसको? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से सिंबलाइज करते हैं। ठीक है, जैसे सपोज करो मैं कहता हूं कि मेरे पास कोई शेल नंबर 1 है, यानी कि फर्स्ट शेल की बात करते हैं, तो इसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो जाएगा 1, और जिसको हम लोग डोनेट कर सकते हैं के शेल से भी।
क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, के शेल भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको, के शेल भी लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, बात करें सेकेंड शेल की, बात करें अगर सेकेंड शेल की, तो सेकेंड शेल को हम लोग सिंबलाइज करते हैं n इज इक्वल टू 2 से, दैट इज इक्वल टू एल शेल। ठीक है। थर्ड शेल की बात करें, थर्ड शेल की बात करें तो थर्ड शेल को हम डिनोट करते हैं n इज इक्वल टू 3 से। ठीक है। और इसके लिए जो हमारा वो यूज होता है वो है m शेल। ठीक है। और फोर्थ शेल जो होता है, फोर्थ शेल जो होता है उसको हम सिंबलाइज करते हैं n इज इक्वल टू 4, दैट इज इक्वल टू n शेल। इसे सिंबलाइज करेंगे, n शेल से सिंबलाइज करेंगे। ठीक है। तो ये जितनी भी चीजें आप इसको देख सकते हैं। ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे देखते हैं भाई, आगे क्या है, आगे क्या है, आगे क्या है। अच्छा देखो, अब आप जो है अगर हमें ये पता करना हो कि हमारे किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, किस ऑर्बिट में हमारे जो है कितने जो है इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं, तो उसके लिए बेसिकली आपको एक जनरल जो है फॉर्मूला पता होगा, क्लास 9 10 में पढ़ाया गया होता है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। नोट टू फाइंड द इलेक्ट्रॉन in particular shell, जो फॉर्मूला यूज होता है वो है 2n स्क्वायर। जो फॉर्मूला यूज होता है वो क्या है, 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर का मतलब क्या है कि 2n स्क्वायर, ये फॉर्मूले में n क्या है, n हमारा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जैसे सपोज करो हम लोग अगर फर्स्ट शेल की बात करें तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 है, तो हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 2 इंटू 1 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 2। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं, ऊपर थोड़ा सा देख लेते हैं, अगर हम बात करें सेकंड सेल की, तो n की वैल्यू होती है 2, तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 2 इंटू 2 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। उसी तरीके से अगर हम थर्ड की बात करें, थर्ड शेल की बात करें, तो n इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, और हमारे पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे वो हो जाएगा 2 इंटू 3 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 18 इलेक्ट्रॉन। आगे बात समझ में, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। ठीक है, तो इतनी चीजें हमको समझ में आ गई कि हमारे पास जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वो क्या डोनेट करता है, इस शेल के बारे में डोनेट करता है कि ये जो है हमारे शेल्स हैं। ठीक है, शेल नंबर 1 तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1, शेल नंबर 2 तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2, शेल नंबर 3 तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3, शेल नंबर 4 तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4। ठीक है, हर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको निकालने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है 2n स्क्वायर रूल। ठीक है, 2n स्क्वायर में जो n है ये हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, जहां पे हम n की वैल्यू पुट करके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता लगा सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए चलो नेक्स्ट देखते हैं भाई। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वांटम नंबर है, नेक्स्ट क्वांटम नंबर क्या है, नेक्स्ट क्वांटम नंबर है हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर अगर बेसिकली देखा जाए तो ये बताता है कि हमारे किसी भी सेल में कितने सबशेल प्रेजेंट हैं। ठीक है, हमारे किसी भी शेल में कितने सबशेल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो ये हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर डिनोट करता है। इसको सिंबलाइज करते हैं स्मॉल एल से। तो ये क्या बताता है, इट रिप्रेजेंट्स सबशेल इन अ शेल। किसी भी शेल में कितने सबशेल्स हैं, इसको डोनेट करने के लिए हम क्या बताते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर का यूज करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब अगर बात करें कि कितने नंबर ऑफ सबशेल्स होते हैं कैसे जानेंगे, तो बेसिकली सबसे आसान तरीका होता है
कि जितना नंबर ऑफ शेल है उतना ही हमारा क्या होगा, सब शेल के भी नंबर होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें शेल नंबर 1 की तो उसमें हमारे पास एक सब शेल होगा। शेल नंबर 2 की बात करें तो उसमें हमारे पास 2 सब शेल्स होंगे। शेल नंबर 3 की बात करें तो उसमें हमारे पास 3 सब शेल होंगे। शेल नंबर 4 की बात करें तो हमारे पास 4 सब शेल होंगे। ठीक है, और ये कौन से सब शेल्स होते हैं? जो सब शेल्स होते हैं इनको हम सिंबलाइज करते हैं एस बी डी एफ से। ठीक है, 4 तरह के सब शेल्स होते हैं हमारे पास, एस सब शेल, पी सब शेल, डी सब शेल और एफ सब शेल। ठीक है, 4 तरह के सब शेल्स होते हैं हमारे पास। कौन कौन से सब शेल्स होते हैं? 4 तरह के सब शेल्स होते हैं, एस पी डी एंड एफ। 4 तरह के सब शेल्स होते हैं, एस पी डी और एफ होते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो जैसे सपोज करो हम कहते हैं कि हमारे पास शेल है। शेल कौन कौन से हो सकते हैं? के हो सकता है, एल हो सकता है, एम हो सकता है, एन हो सकता है। के एल एम समझ लो ना, के का मतलब है n इज इक्वल टू 1, एल का मतलब है n इज इक्वल टू 2, एम का मतलब है n इज इक्वल टू 3 और n का मतलब है n इज इक्वल टू 4। तो अब अगर इसमें हमको शब्दशेल के बारे में बताना है, इसमें हमें शब्दशेल के बारे में बताना है तो हम क्या करेंगे? हम बेसिकली ध्यान रखेंगे कि अगर के n की वैल्यू 1 है तो इसमें 1 शब्दशेल होगा। ठीक है, n इज इक्वल टू अगर n इज इक्वल टू 2 है तो हमारे पास 2 शब्दशेल होंगे। n इज इक्वल टू 3 है तो हमारे पास 3 शब्दशेल होंगे। n इज इक्वल टू 4 है तो हमारे पास 4 शब्दशेल आ जाएंगे। ठीक है, कितने शब्दशेल आ जाएंगे? 4 शब्दशेल आ जाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब देखते हैं, अब कितने शब्दशेल हमारे पास? हमारे पास 4 तरह के शब्दशेल हो सकते हैं, एस पी डी और एफ। 4 तरह के शब्दशेल हमारे पास हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब एक चीज और ध्यान रखो, वैसे मुझे तो नहीं लग रहा अभी बताने की जरूरत है। ये जो एस पी डी एफ होते हैं ना, इसको नंबर के फॉर्म में भी सिंबलाइज करते हैं कभी कभी। जैसे हमने वहां पे के को 1 बोला था, शेल की बात कर रहे थे जब हम यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग के को 1 बोल रहे थे, एल को 2 बोल रहे थे, एम को 3 बोल रहे थे, एन को 4 बोल रहे थे, ऐसा था ना। तो उसी तरीके से जब हम बात करते हैं अजीमुथल क्वांटम नंबर जैसे एस पी डी एफ जो होते हैं ना, इसको भी हम लोग सिंबलाइज करते हैं। इसको भी सिंबलाइज करते हैं, एस को 0 से, पी को 1 से, डी को 2 से, एफ को 3 से। लेकिन अभी आपको मैं इन चीजों के बारे में नहीं बता रहा हूं क्योंकि इससे थोड़ी बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। इसके बारे में जो हम पढ़ेंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी मैं नहीं चाहता कि आपके ऊपर थोड़ा सा बर्डन पड़े। ठीक है, धीरे धीरे इसको समझेंगे। ठीक है, अच्छा तो बेसिकली इतनी चीजें समझ में आ गई कि हमारे पास शेल है, सब शेल है। ठीक है, जितने शेल्स होते हैं नंबर ऑफ सब शेल्स भी उतने ही होते हैं। जैसे सपोज करो हम बात करें n इज इक्वल टू 3 में चले गए तो n इज इक्वल टू 3 में 3 सब शेल्स होंगे। कौन कौन से? s p और d। ठीक है, बात करें शेल नंबर 4 की तो शेल नंबर 4 पे 4 तरह के सब शेल्स होंगे, s p d और f। ठीक है, चलो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वांटम नंबर है हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। नेक्स्ट क्वांटम नंबर है हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, क्या है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बेसिकली क्या होता है, इसको अगर जाने तो हम बता सकते हैं कि नंबर ऑफ सबशेल, जो सबशेल है हमारे पास, उस सबशेल में हमारे पास कितने ऑर्बिटल होंगे। ठीक है, जैसे कि सबशेल, अच्छा देखो मैं इसको थोड़ा सा अपने तरीके से जो मैं क्लासेस में बताता हूँ क्या है ये भी समझो। जैसे सपोज करो कि मैं कहता हूं कि कैसे बताऊं एक सेकंड रुक जाओ। हाँ चलो ठीक है। अब देखो जैसे सपोज करो कि मैं ये कहता हूं, ठीक है, कि एक से रुक जाऊं, ये क्या था, ये फ्लोर्स हो गए। ठीक है, फ्लोर्स के बाद ये क्या हो गए, ये हो गए होम्स हो गए। ठीक है, ये होम्स हो गए और ये हो गए हमारे कॉलोनी हो गई। ठीक है, अच्छा चलो देखो समझ में आ गया। देखो कैसे तुम्हें समझाना है। देखो अब सपोज करो कि मैं कहता हूं कि आपके पास 3 तरह की कॉलोनीज हैं। कितनी कॉलोनीज है? 3 कॉलोनीज है। कॉलोनी नंबर 1, ठीक है, क्या है? कॉलोनी नंबर 1। ठीक है, एक काम करते हैं फ्रेश पेज पे समझते हैं इसको। ठीक है, सपोज करो हमारे पास कॉलोनीज हैं। ठीक है, कॉलोनी नंबर 1, ठीक है, कॉलोनी नंबर 2, ठीक है, और कॉलोनी नंबर 3। कॉलोनी नंबर 1, कॉलोनी नंबर 2 और कॉलोनी नंबर 3। कॉलोनी समझ रहे हैं ना आप क्या होता है? मोहल्ला जिसको कहते हैं। ठीक है,
एक मतलब ग्रुप होता है घर जिसमें पाए जाते हैं, ठीक है। तो कॉलोनी नंबर 1 में है सपोज, ठीक है। तो हम इसको कॉलोनी को कह सकते हैं क्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कह सकते हैं, ठीक है। अब अगर बात करें कॉलोनी नंबर 1 की, तो कॉलोनी नंबर 1 में हमारे पास कितने घर होंगे। जैसे सपोज करो कि भाई मैं चंडीगढ़ में हूँ या फिर मैं दिल्ली में हूँ, ठीक है। तो मैं सपोज करो कॉलोनी की बात करते हैं, तो कॉलोनी नंबर 1 में हमारे पास कितने घर होंगे, एक घर होंगे। कितने घर होंगे हमारे पास। अगर हम होम की बात करें, अगर होम की बात करें, तो कॉलोनी नंबर 1 में हमारे पास कितने होम होंगे, केवल एक होंगे। यानी वो जो कॉलोनी बना होगा वो केवल एक ही घर से मिलकर बना होगा, ठीक है। उसी तरह से कॉलोनी नंबर 2 होगा, उसमें हमारे पास 2 होम्स होंगे। कितने होम्स होंगे, 2 होम्स होंगे, ठीक है। कॉलोनी नंबर 3 की बात करें तो हमारे पास 3 होम्स पाए जाएंगे। उसमें कितने होम्स पाए जाएंगे, 3 होम्स पाएंगे। तो जैसे जैसे हम कॉलोनी चेंज करेंगे, जैसे सपोज करो आज सपोज करो मैं आगे चल के बहुत ज्यादा जो है हाईफाई हो जाता हूँ, बहुत एडवांस हो जाता हूँ, तो मैं अपनी कॉलोनी चेंज करके थोड़ा एडवांस जगह पे चला जाता हूँ। तो हो सकता है कि वहां पे अच्छी कॉलोनीज हो, अच्छे कॉलोनीज में और भी ज्यादा घर हों, ठीक है। तो वही कहने का मतलब कि जैसे जैसे हम कॉलोनी चेंज करेंगे, ठीक है, जैसे जैसे हम कॉलोनी चेंज करेंगे तो नंबर ऑफ जो होम्स है, नंबर ऑफ घर जो है, घर की संख्या बढ़ती जाएगी। कॉलोनी नंबर 1 में एक घर, कॉलोनी नंबर 2 में चले गए, मोहल्ले नंबर 2 में चले गए तो 2 घर पाए जा रहे हैं। मोहल्ले नंबर 3 में चले गए तो हमारे पास 3 घर पाए जा रहे हैं। मोहल्ले नंबर 4 में चले गए तो हमारे पास 4 घर पाए जा रहे हैं। मोहल्ले नंबर 5 में चले गए तो हमारे पास 5 घर पाए जा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे हम मोहल्लों की संख्या बढ़ाते हैं, मोहल्ले की क्वांटिटी बढ़ाते हैं, तो नंबर ऑफ होम्स भी क्या होते हैं उसमें बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे पास होम है, इसको सपोज करो मैंने कह दिया एजीमुथल क्वांटम नंबर। क्या कह दिया, एजीमुथल क्वांटम नंबर कह दिया, ठीक है। सॉरी, अब एजीमुथल क्वांटम नंबर, अभी देखो, अभी मैंने वहां पे भी बताया था केमिस्ट्री वाले पार्ट में जो मैं पढ़ा रहा था, उसमें भी बताया था कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, जैसे सेल नंबर 1 है तो उसमें एक सबशेल होगा, सेल नंबर 2 है तो उसमें 2 सबशेल होंगे, सेल नंबर 3 है तो 3 सबशेल्स होंगे, सेल नंबर 4 है तो 4 सबशेल्स होंगे, सेल नंबर 5 है तो 5 सबशेल्स होंगे, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे कॉलोनी नंबर 1 है तो एक घर है, कॉलोनी नंबर 2 है तो 2 घर है, कॉलोनी नंबर 3 है तो 3 घर है, ठीक है। कॉलोनी नंबर 4 है तो 4 घर है, कॉलोनी नंबर 5 है तो 5 घर है, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं किसमें, अब हम सपोज करो कि होम नंबर 1 में चलते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, होम नंबर 1 में चलते हैं, ठीक है। तो होम नंबर 1 में जब हम जाएंगे ना, तो देखेंगे कि भैया हमारे पास कितने ऑर्बिटल्स हैं, या फिर हमारे पास कितने फ्लोर का होम है, ठीक है। जैसे सपोज करो अगर हमारे पास अजीमुथल क्वांटम नंबर 1 है, ठीक है, तो उसमें टोटल अगर हम देखें तो हमारे पास एक ऑर्बिटल पाए जाएंगे, और वो एक ऑर्बिटल होगा s। वो कौन सा ऑर्बिटल होगा, एक s होगा। s का मतलब सपोज करो कि मैं यहाँ पे कहता हूँ फ्लोर, मैं क्या कहता हूँ यहाँ पे, ये हम फ्लोर की बात करते हैं, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं, फ्लोर की बात कर रहे हैं, ठीक है। वो फ्लोर का मतलब समझ लो ना, तल्ले की बात कर रहे हैं। जैसे मान लो घर नंबर 1 है तो एक तल्ला का घर है, ठीक है, एक तल्ले का घर है। तो फ्लोर मतलब सपोज कर लो कि भाई मेरे पास होम नंबर 1 है, तो उस होम नंबर 1 में, ठीक है, होम नंबर 1 में हमारे पास कितने फ्लोर्स होंगे, 1 फ्लोर होंगे, ठीक है। कितने फ्लोर होंगे, एक फ्लोर होंगे, जिसको हम डोनेट करेंगे किससे, 1 से, 1 फ्लोर, ठीक है। अच्छा, होम नंबर 2 में चले जाएंगे, होम नंबर 2 में जाएंगे तो हमारे पास कितने फिर फ्लोर्स हो जाएंगे, होम नंबर 2 में कितने फ्लोर्स हो जाएंगे, होम नंबर 2 में हमारे पास 3 फ्लोर्स हो जाएंगे। कितने फ्लोर्स हो जाएंगे हमारे पास, 3 फ्लोर्स हो जाएंगे, ठीक है। होम नंबर 2 में कितने फ्लोर हो जाएंगे, 3 फ्लोर्स हो जाएंगे। होम नंबर 3 में जाएंगे तो हमारे पास 3 फ्लोर्स हो जाएंगे, सॉरी 5 फ्लोर्स हो जाएंगे, ठीक है। कितने फ्लोर्स हो जाएंगे, 5 फ्लोर्स हो जाएंगे। अब जैसे बेसिकली इसको समझो क्या है, कि ये मैं केवल समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। अगर हम लोग यहां से देखें इसको, इस टॉपिक से समझते हैं अगर इसको, तो मैं ये कहता हूं कि जैसे सपोज करो कि आपके पास सबशेल, सबशेल क्या है, सबशेल आपके पास 4 तरह के होते हैं, S, P, D और F। 4 तरह के सबशेल्स आपके पास होते हैं, ठीक है। तो अब मैं पूछूं कि सबशेल नंबर S में, ठीक है, अगर मैं कहूं सबशेल नंबर S में कितने ऑर्बिटल होंगे, तो आप कहेंगे सबशेल नंबर 1 में 1 ऑर्बिटल होगा, वो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। सबशेल नंबर 2 की बात करें तो सबशेल नंबर 2 में हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, वो कुछ इस तरीके से होते हैं, ठीक है। कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, वो कुछ इस तरीके से होते हैं। सबशेल नंबर 3 में चले जाए तो सबशेल नंबर 3 में यानी कि D में हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, उसको कुछ इस तरीके से सिंबलाइज करते हैं।
और सबशेल नंबर 4 पे चले जाए तो सबशेल नंबर 4 में हमारे पास टोटल 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, जिसको हम कुछ इस तरीके से सिंबलाइज कर देंगे। ठीक है, एक से 1 2 3 4 5 6 और एक 7। ठीक है, कितने हो गए? 7 हो गए। ठीक है, आगे बात समझ में? तो ये जो हमारा था, ये क्या था? हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का अगर डेफिनेशन लिखे तो हम लिख सकते हैं कि इट बेसिकली represents orbitals inside the subshell। ठीक है, ऑर्बिटल्स इनसाइड द सबशेल। किसी भी सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? इस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इतनी चीजें हमको समझ में आ गई। अब एक लास्ट पॉइंट है, जैसे देखो, अब एक चीज और ध्यान रखना बच्चों कि ये जो चैप्टर है, ठीक है, अभी शुरुआत में क्या हो रहा है ना कि जो ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और ये जो एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये सारी चीजें आपके लिए न्यू है। ठीक है, और अगर आप इसको पहले से पढ़ चुके हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बच्चे नए हैं तो उनको मैं बता दूं कि देखो, अभी स्टार्टिंग में क्या होगा कि इन चीजों में थोड़ी बहुत दिक्कत तुम्हें आएगी। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा कि जब इन सारी चीजों को मैं एक साथ कंबाइन करूंगा ना तो वो चीजें बहुत ज्यादा इजी लगने लगेंगी। ठीक है, अभी क्या कि अभी आपको कोई भी नॉलेज नहीं है, इन चीजों के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो धीरे धीरे जब इसके बारे में हम लोग और लेवल पे पढ़ेंगे, ठीक है, या फिर जब इन सारी चीजों को एक साथ कंबाइन करके पढ़ेंगे तो वो चीजें हमें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अच्छा, अब हम आ जाते हैं किस पे? हम आ जाते हैं नेक्स्ट है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं n से। ठीक है, सॉरी एक सेकंड, इसको s से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इससे रिप्रेजेंट करेंगे s से, स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, अभी जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है, हम बता दें कि जैसे देखो, अब हमारे पास ऑर्बिटल्स की बात करें, जैसे सपोज करो कि हमारा एक रूम है, ठीक है, और हम कहते हैं कि हमारे पास इस रूम में एक बेड है, तो जो बेसिकली बेड होता है उस पर 2 लोग सोते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से हमारे पास जो ऑर्बिटल्स होते हैं उन ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन बैठते हैं। ठीक है, अब चूंकि आपको पता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दोनों पे चार्जेस कैसे होते हैं? नेगेटिव चार्जेस होते हैं। ये जो नेगेटिव चार्जेस है वो आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? रिपल कर रहे हैं। वो आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? रिपल कर रहे हैं। और रिपल करने की वजह से क्या 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कमरे में एक साथ रह सकते हैं क्या? तो आपका जवाब होगा नहीं सर, 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ नहीं रह सकते हैं। द रीजन बिहाइंड दिस इज कि भाई उनके चार्जेस सेम है और सेम चार्ज रिपल करते हैं। ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं? तो हम एक काम कर सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन को हम क्लॉकवाइज रोटेट कराएं और दूसरे इलेक्ट्रॉन को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराएं। इसका रिजल्ट ये होगा कि इनके थ्रू, इनसे जो जनरेट होने वाली मैग्नेटिक फील्ड होगी वो ऑपोजिट होगी, और ऑपोजिट होने की वजह से दोनों की जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगी। आगे बात समझ में? तो हम ये कह सकते हैं कि जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है, इसमें जो है ईच इलेक्ट्रॉन या फिर ईच ऑर्बिटल, यानी कि हर ऑर्बिटल कंटेन करता है, कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन्स को कंटेन करता है, which spin in the opposite direction, ठीक है, कहां पे किस तरीके से स्पिन करता है? ऑपोजिट डायरेक्शंस में ये स्पिन करते हैं। आगे बात समझ में? कैसे स्पिन करते हैं? ऑपोजिट डायरेक्शंस में ये स्पिन करते हैं। ठीक है, अभी जो ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पिन करेंगे वो किस तरीके से स्पिन करते हैं? एक स्पिन हो जाएगा क्लॉकवाइज और जो दूसरा स्पिन हो जाएगा वो हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एक इस तरीके से अगर मूव करेगा तो दूसरा इस तरीके से मूव करेगा। आगे बात समझ में? चलिए आगे देखते हैं भाई। अब इतनी चीजें तो मुझे समझ में आया। अच्छा, एक चीज यहाँ पे नोट कर लो, मैं नोट करके लिख दे रहा हूं कि 2 ऑपोजिट, अब ये जो हमारा ये जो क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है कि एक मूवमेंट
पॉजिटिव मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करे और दूसरा नेगेटिव मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करे, जिसकी वजह से एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड आपस में कैंसिल हो जाए, ठीक। ड्यू टू विच मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड गेट्स कैंसिल्ड आउट, ठीक है। क्या हो जाए, मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रही है इन दोनों के थ्रू वो क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए, जिसकी वजह से हमारा इलेक्ट्रॉन है वो एक ऑर्बिटल में स्टेबल हो जाए, ठीक है। तो यहां से हमको एक चीज और पता चली कि हमारे एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन बैठ रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन बैठ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बैठ रहे हैं, जिसमें से एक क्लॉकवाइज घूमेगा और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है। एक क्लॉकवाइज घूमेगा और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। चलो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर आगे बढ़ते हैं भाई। हो गया, चलो अब एक काम करते हैं, इनको एक साथ कंबाइन करके जरा हम देखते हैं, इनको एक साथ हम कंबाइन करके देखते हैं। जैसे सपोज करो कि मैं कहता हूं कि मेरे पास n = 1 है, यानी कि मैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि शेल नंबर 1 की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो शेल नंबर 1 में जो हमारे एजीमुथल क्वांटम नंबर होगा, यानी कि जो सबशेल की क्वांटिटी होगी, वो सबशेल भी कितना होगा, 1 होगा। कितने सबशेल्स होंगे, यहाँ पे शेल सबशेल लिखते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, शेल और सबशेल लिखते हैं, ठीक है। शेल नंबर 1, इसमें कितने सबशेल होंगे, इसमें 1 सबशेल होंगे। कितने सबशेल होंगे, एक सबशेल होंगे, और वो सबशेल कौन सा होगा, S होगा, ठीक है। और अगर बात करें हम S सबशेल की, तो S सबशेल में हमारे पास एक ऑर्बिटल होगा, ठीक है। यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। कितने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होंगे हमारे पास, 1 होगा, यानी कि हमारे पास एक ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा। और उस एक ऑर्बिटल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, जिसमें से एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब देखो, अब यहाँ से तुमको पता चल रहा है कि भाई n = 1, यानी कि शेल नंबर 1 की अगर बात करें तो शेल नंबर 1 में हमारे पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये आप जो है क्लास 9th और 10th से पढ़ते आ रहे हैं कि जो हमारा शेल नंबर 1 होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। अभी आगे भी हम देखेंगे कि शेल नंबर 2 में हमारे पास किस तरीके से 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, शेल नंबर 3 में किस तरीके से हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं, शेल नंबर 4 में किस तरीके से हमारे पास 32 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं शेल नंबर 2 की। शेल नंबर 2 की बात करें अगर हम, तो शेल नंबर 2 में हमारे पास कितने सबशेल्स होंगे, 2 सबशेल होंगे, क्योंकि जितने नंबर ऑफ शेल्स होते हैं उतने नंबर ऑफ सबशेल्स होते हैं। कौन कौन से सबशेल होंगे, इसमें 2 तरह के सबशेल्स होंगे, एक होगा S सबशेल और दूसरा होगा P सबशेल, ठीक है। दूसरा क्या होगा, P सबशेल होगा। अब इस S सबशेल में, अब आपको पता है कि S सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, एक ऑर्बिटल होते हैं। कितने ऑर्बिटल होते हैं, एक ऑर्बिटल होते हैं। और P सबशेल में हमारे पास कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। P और सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। अगर इसमें D रहता तो आप बताते कि उसमें 5 ऑर्बिटल्स रहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब 1 ऑर्बिटल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन बैठते हैं, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे 3 ऑर्बिटल है, तो 3 ऑर्बिटल में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन बैठेंगे, ठीक है। अगर दोनों का सम अप कर दे तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन आ जा रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। और यहां से प्रूफ होता है कि हमारा जो शेल नंबर 2 है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब 8 इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, आप जब क्लास में पढ़ते थे क्लास 9 10 में, तो आपको पता था कि पहले शेल में 2, दूसरे में 8, ठीक है, तीसरे में 18 है। तो जो दूसरे में आपके जो 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे वो 8 इलेक्ट्रॉन एक साथ नहीं बैठे थे, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन S सबशेल में थे और जो 6 इलेक्ट्रॉन थे वो P सबशेल में बैठे हुए थे, यानी कि अलग अलग बैठे हुए थे। 2 एक साथ बैठे हुए थे और 3 अलग बैठे हुए थे, ठीक है। चलिए आ जाते हैं हम किसमें, अब हम आ जाते हैं शेल नंबर 3 की बात करते हैं। वैसे शेल नंबर 3 को मुझे होमवर्क दे देना चाहिए आपको करने के लिए, लेकिन चलिए मैं ही कर देता हूँ, ठीक है। क्या होमवर्क दे, शेल नंबर 3 की बात करते हैं, शेल नंबर 3 की बात करते हैं। तो शेल नंबर 3 की बात करें तो इसमें कितने सबसेल्स होंगे, 3 सबसेल्स होंगे। कितने सबसेल्स होंगे हमारे पास, 3 सबसेल्स होंगे। ये कौन कौन से सबसेल्स होंगे, सबसेल नंबर S, सबसेल नंबर P और सबसेल नंबर D, 3 तरह के सबसेल्स होंगे। S सबसेल में हमारे पास 1 ऑर्बिटल आएगा, ठीक है। P
p सबशेल में हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स आएंगे और d सबशेल में हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स आएंगे। ठीक है, d में कितना जाएंगे 5 ऑर्बिटल्स आएंगे। अब 1 ऑर्बिटल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन और 5 ऑर्बिटल में हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन। अब किसी को अगर ये भी ना समझ में आ रहा हो कि किस तरीके से 10 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे, तो ये भी देख लो बेटा कि सपोज करो कि हमारे पास एक ऑर्बिटल है, ठीक है, एक कमरा है, एक कमरे में 2 लोग बैठते हैं, तो 3 कमरे में कितने लोग बैठेंगे 6 लोग बैठेंगे। ठीक है, 5 कमरे में कितने लोग बैठेंगे, अब एक कमरे में 2 है तो 5 कमरे में 10 लोग बैठेंगे। ठीक है, तो उससे मैंने ये किया है। ठीक है, चलो अब देखते हैं भाई, अब टोटल इनको सम अप करते हैं भाई। सम अप करने के बाद टोटल इलेक्ट्रॉन की जो संख्या आ जा रही है वो आ रही है 18 इलेक्ट्रॉन। कितने आ रही है 18 इलेक्ट्रॉन। अब यहां से हम बता सकते हैं कि हमारे शेल नंबर 3 में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कितने होते हैं। शेल नंबर 3 में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 18 होते हैं। ठीक है, जिसमें से जो हम समझते थे कि भाई सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक साथ बैठते हैं, ऐसा नहीं है। जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं हमारे s सबशेल में होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हमारे p सबशेल में है और 10 इलेक्ट्रॉन हमारे d सबशेल में प्रेजेंट है। ठीक है, आगे बात समझ में। ठीक है, चलिए शेल नंबर 4 पे चलते हैं भाई। शेल नंबर 4 भी देख लेते हैं, शेल नंबर 4 भी देख लेते हैं। अब शेल नंबर 4 की बात करें तो इसमें टोटल सबशेल्स कितने होंगे 4 सबशेल्स होंगे। ठीक है, कितने सबशेल्स होंगे 4 सबशेल्स होंगे। कौन कौन से s p d एंड f, 4 सबशेल्स होंगे s p d और f। 4 तरह के सबशेल्स हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है। s p d और f 4 तरह के सबशेल्स हमारे पास प्रेजेंट है। f सबशेल्स में हमारे पास 1 ऑर्बिटल होगा। ठीक है, p सबशेल में हमारे पास 3 ऑर्बिटल होंगे। ठीक है, d सबशेल में हमारे पास 5 ऑर्बिटल होंगे। ठीक है, इसको साइड में कहीं पे नोट भी कर लेना बेटा। और f शेल में हमारे पास 7 ऑर्बिटल्स होंगे। ठीक है, f सबशेल में हमारे पास कितने ऑर्बिटल होंगे 7 ऑर्बिटल्स होंगे। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं 1 ऑर्बिटल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2 इलेक्ट्रॉन हैं। 3 ऑर्बिटल्स में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन, 5 ऑर्बिटल में हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन और 7 ऑर्बिटल में हमारे पास कितने 14 इलेक्ट्रॉन। टोटल सम अप कर देते हैं इसका। सम अप करने के बाद टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जा रहे हैं 32। और आपको पता है कि शेल नंबर 4 में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 32 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं 32 होते हैं। ठीक है, तो यहां से इन सारी चीजों के बारे में हम समझ गए। 4 चीजें समझे, रिकैप करते उसका। ठीक है, पहला था हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, थर्ड था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और फोर्थ हमारा स्पिन क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ शेल्स हमारे न्यूक्लियस के अराउंड कितने हैं। शेल नंबर 1, शेल नंबर 2, शेल नंबर 3, शेल नंबर 4, इसी को हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कहते हैं। 1 2 3 4। ठीक है, या फिर इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी लेटर से, जैसे K L M N। ठीक है, सब शेल हो गए, सॉरी सेल हो गए। ठीक, हर शेल की बात करें तो हर शेल में हमारे पास जो शेल नंबर होता है उतने सब शेल्स होते हैं। जैसे शेल नंबर 1 की बात करें तो 1 सब शेल, शेल नंबर 2 की बात करें तो 2 सब शेल, शेल नंबर 3 की बात करें तो 3 सब शेल, शेल नंबर 4 की बात करें तो 4 सब शेल्स। ठीक है, अच्छा हर सब शेल की बात करें, जैसे मान लो s सब शेल की बात कर रहे हैं तो s सब शेल में हमारे पास 1 ऑर्बिटल होंगे, p सब शेल में हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, d सब शेल में हमारे पास 5 ऑर्बिटल होते हैं और f सब शेल में हमारे पास टोटल 7 ऑर्बिटल्स हो जाते हैं। ठीक है, अब आपको पता है, मैंने बताया था कि हर ऑर्बिटल्स में आपको चूंकि हमको एटम को स्टेबल बनाना है तो हर ऑर्बिटल में मुझे 2 इलेक्ट्रॉन बैठाने पड़ेंगे। ठीक है, और दोनों इलेक्ट्रॉन को मुझे ऑपोजिट स्पिन कराना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो उनकी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही होगी वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, क्योंकि एक क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, जिसकी वजह से उनकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो ऑपोजिट डायरेक्शंस में होगी और वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही होगी। ठीक है, अच्छा तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही समझते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम बेसिकली पढ़ेंगे जो हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर है उसको हम लोग नंबर के फॉर्म में कैसे डिनोट करते हैं, या फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है इसको नंबर के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इन सारी चीजों को समझेंगे। फिलहाल लेक्चर नंबर 1 अगर आपने अटेंड नहीं किया तो लेक्चर नंबर 1 को एक बार जाके आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। ठीक है, वहां से आप देख सकते हैं लेक्चर नंबर 1। ठीक है, और लेक्चर नंबर 2 क्वांटम नंबर्स के बारे में भी आप डिटेल में दोबारा से देख सकते हैं अगर आपको
जो है इसके नोट्स बनाए तो नोट्स जरूर से बनाइए, ठीक है, क्योंकि सबसे इजीएस्ट टॉपिक है ये क्वांटम नंबर। शुरुआत में ऐसे लगता है कि हार्ड है, लेकिन लास्ट में जाते जाते आपको क्या लगेगा कि इससे इजी तो अभी कोई टॉपिक हमारे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कोई है ही नहीं, ठीक है। तो चलिए भाई, थैंक यू सो मच भाई, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।